Now we start the second part of our virus topic. तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि डिफरेंट वायरसेस दे रखे हैं विद देयर साइज़ कि किसका कितना साइज़ है। जैसे बैक्टीरियोफाज का होता है 225 नैनोमीटर, एडिनो वायरस का 90 नैनोमीटर, राइनो वायरस 30 नैनोमीटर। ये सब साइजेस दे रखे हैं इन कंपैरिजन टू इकोलाई दैट इज़ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कंपैरिजन में देखो सारे वायरसेस कितने छोटे छोटे हैं। जैसे बैक्टीरिया है 3000 टू 1000 नैनोमीटर, जबकि सारे बाकी जो वायरसेस हैं वो कितने माइन्यूट पार्टिकल्स हैं। तो आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, जिसमें ये एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है। ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है बच्चों कि उसको जो एक पर्टिकुलर होस्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल ऑब्लिगेशन का मतलब कि उसको वो चीज़ मस्ट है, यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे नहीं मिला तो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इंट्रासेलुलर का मतलब है विद इन द सेल, मतलब सेल के खुद के अंदर। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट्स ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, प्लांट, एनिमल्स, कोई भी इसका होस्ट हो सकता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम 20 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर। और थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है सेलुलर नहीं होता है, स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक। इसीलिए जितनी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम वेक्टर्स बनाते हैं हम वायरसेस को यूज करते हैं। जैसे फास लेमडाफाज इज़ अ गुड वेक्टर, क्योंकि उसमें क्या है कि इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो आप इसे एज अ टूल इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हो। डू नॉट इंडिपेंडेंटली फुलफिल द करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी, जब आप लाइफ पढ़ते हो कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो कैसे लिविंग है, सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक होती ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमेशा ग्रोथ होती है। हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो हम बचपन में हमारे अलग तरीके से हम दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती है, टीन एज आती है, एडोलसेंट आता है, देन उसके बाद में एडल्टनेस आती है, दिन के बाद उसके बाद में ओल्ड एज आती है। लाइक प्लांट में भी होता है कि प्लांट सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, फिर मैच्योर स्टेज में जाता है, फिर वो ट्री बनता है, देन उसके बाद में उसकी भी एक एजिंग प्रोसेस होती है। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जबकि वायरस में ये कैरेक्टर बिल्कुल नहीं पाया जाता। थर्ड कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। एनिमल भी करता है, प्लांट भी करता है, क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ को आगे तक कैरी आउट करना है, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करना है और अर्थ पे अपना डोमिनेंस हमेशा रखना है। दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया। तो वायरस रिप्रोड्यूस खुद से नहीं कर सकता, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी, उसके बाद में वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। देन उसके बाद में ये है कि जैसे ही होस्ट के बाहर होगा तो इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म वगैरह सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की तो मशीनरी है नहीं, तो उसे होस्ट की ज़रूरत है। होस्ट नहीं मिलेगा तो वो एक क्रिस्टल पार्टिकल की तरह पड़ा रहेगा, और उस जब तक उसे होस्ट नहीं मिलता उसकी जो भी प्रोसेस है, जो भी उसका रिप्रोडक्शन है, वो सब कुछ रुका हुआ रहेगा। Basic structure consists of protein shell and सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, आज हम कोरोना वायरसेस की बात करते हैं कि कोरोना वायरस की हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात खासियत वायरस में ये होती है कि इसमें म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी इसकी सीक्वेंस चेंज होती रहती है। मैं बताऊँगी इसमें सीक्वेंस क्यों चेंज होती है, क्या मेजर करैक्टर होता है जिसके कारण ये अपनी सीक्वेंस चेंज करता रहता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आइदर आरएनए और डीएनए, और दोनों नहीं हो सकते, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, मतलब जिसमें दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा, जिसको हम एक स्ट्रैंड को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, दूसरे को कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड कोडिंग में जाता है और आपका प्रोटीन बनाता है।
सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑन वायरस सरफेस इम्पार्ट हाई स्पेसिफिटी फॉर अटैचमेंट ऑफ द होस्ट. ऐसा नहीं है कि प्लांट वायरस जाके एनिमल को अटैक कर सकता है या एनिमल वायरस प्लांट को अटैक. ये होस्ट स्पेसिफिक होता है कि इसका जो इसका एंट्री होता है वो हर होस्ट टू होस्ट डिपेंड करता है. अब थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लाई बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल जेनेटिक मटेरियल. अब हम आगे पढ़ेंगे इसके रिप्रोडक्शन में कि कैसे जाके होस्ट में उसकी मशीनरी को यूज़ करके कैसे अपने नंबर को इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ रिप्रोडक्शन कैसे करता है. लैक ऑफ एंजाइम्स, जैसे हमारे में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है, क्रैब साइकिल के लिए एंजाइम प्रेजेंट है. हमारा हर प्रोसेस एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पाथवे से रेगुलेट हो रहा है और हमारे में एंजाइम्स प्रेजेंट है, जबकि वायरस में कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ पे सेल ऑर्गेनली ही एब्सेंट है. लैक मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि इसमें क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, आपका राइबोसोम्स नहीं है, देन टीआरएनए नहीं है, तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाता. मोस्ट आरएनए वायरस मल्टीप्लाई इन आर रिलीज इन द फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. वायरल इन्फेक्शन बहुत माइल्ड भी होता है, जैसे अभी फ्लू होता है, बहुत माइल्ड होता है, 2-3 दिन बाद में सही भी हो जाता है. और लाइक कोरोना वायरस जिसमें बहुत सारे लोग मर भी गए हैं, डेथ हो गई है, लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकता है वायरस का अटैक. यहाँ पे हमने डीएनए वायरसेस बताए हैं. ये जो भी फोटोज़ इमेजेस ली गई है ये बुक से ली गई है, इट्स नॉट क्रिएटेड बाय मी. सो ये सारी बुक से ली गई है. तो डीएनए वायरस में 2 तरह के वायरस हैं, एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड. जिसमें डबल स्टैंडर्ड वायरस है वो है पॉक्स वायरस, हर्पीज़ वायरस. डबल स्टैंडर्ड नॉन एनवेलप्ड में एडिनो वायरस जिसमें लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, पेपो वायरस जिसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और पैरो वायरस जिसमें सिंगल डीएनए प्रेजेंट होता है. ठीक है. देन आरएनए भी 2 तरह के होता है, एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड. अब यहाँ पे एनवेलप्ड का मतलब जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताई कि इसके पीछे बाहर एक ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होगी, जस्ट लाइक इस एग्जांपल में बता रखा है. ये नैक्ट वायरस है जिसमें सिर्फ कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, जबकि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर. दिस इज नैक्ट, एज इसमें ये वाला है न्यूक्लिक एसिड और ये वाली है कैप्सिड, जबकि यहाँ पे ये एक यही स्ट्रक्चर एक लिपिड लेयर से कवर्ड है. उसके ऊपर स्पाइक्स और प्रोटीन्स स्पेसिफिक हैं. ये जब होस्ट में जाएंगे इन्फेक्शन करने तब ये जो रिसेप्टर होंगे उससे बाइंड होंगे और ये अंदर घुस जाएंगे. ठीक है. अब इसमें आरएनए वायरस भी एनवेलप्ड नॉन एनवेलप्ड होते हैं, जिसमें अलग अलग होते हैं, जैसे सेगमेंटेड जीनोम जिनमें जीनोम सेगमेंट में प्रेजेंट है, ऑर्थोमिक्सो वायरस, ब्रूना वायरस, अरीना वायरस, नॉन सेगमेंटेड पैरामिक्सो वायरस, रब्डो वायरस, फिलरो वायरस और कोरोना वायरस. देन उसके बाद में कोरोना वायरस इज़ अ क्लास ऑफ वायरस जो एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं. ह्यूमन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमल. ठीक है. सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होते हैं पिकोर्नो वायरस, जिसमें सिंगल स्टैंड प्रेजेंट होगा, वो जाके होस्ट में अपना नया एंटीसेंस बनाएगा, देन कोडिंग सीक्वेंस बनेगी, उसका रेप्लिकेशन होगा. देन कैल्सी वायरस एंड रियो वायरस. अब हम आगे चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे. Virus can reproduce only when it enters in the cell and utilize the cellular machinery. Virus codes their genes on a single type of nucleic acid, either DNA or RNA, but
वायरस लैक राइबोसोम, जैसे मैंने बताया था कि राइबोसोम इसमें नहीं होते हैं, एंजाइम जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं होते हैं। वायरस आर एबल टू reproduce because their gene are translated into proteins by the cell genetic machinery. The protein leads to production of मोर वायरस। अब इसका सार ये निकलता है कि वायरस क्या करेगा, होस्ट में एंटर करेगा। होस्ट की जो जेनेटिक मशीनरी है, जो होस्ट का कंट्रोलिंग पार्ट है, कंट्रोलिंग रूम है, वहाँ घुस जाएगा। घुसने के बाद में क्या करेगा, उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, उसकी मशीनरी को इंस्ट्रक्ट करेगा कि अब तुम सेल की दूसरे पार्ट बनाने की बजाय मेरे पार्ट्स बनाओ। देन वो क्या करेगा, वहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट का मतलब जुड़ना होता है। जो आपका डीएनए सीक्वेंस है वो वायरस का, वो जाके होस्ट के डीएनए में जुड़ जाएगा और एंजाइम्स उसको रेप्लिकेट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और उससे नए वायरस पार्टिकल्स बन जाएंगे। अब वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है, ये पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है, देन पेनिट्रेशन होता है, अनकोटिंग होती है, सिंथेसिस होता है, असेंबली एंड रिलीज। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।